जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे और लगे होंगे अपनी तैयारी में। तो 2 दिन हो गए हैं आज पेपर के, बहुत सारे लोगों का पेपर हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर काफ़ी अच्छा गया है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर थोड़ा कम गया है, मतलब एवरेज गया है, या हो सकता है किसी किसी का पेपर काफ़ी बिगड़ भी गया है। तो वो अपनी अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से तैयारी की है और आपको कितना याद रहा होगा और आपने कितने समय से तैयारी की है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और फिर वो अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो 1 महीने में कहाँ से कोई तैयारी होगी? नहीं होती है। ठीक है, जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे। मुझे पता है काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे ये। तो जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं या जिनके कम नंबर आए हैं तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो। अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखिए और जुड़े रहें ट्रिक एकेडमी के साथ में। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, और निराश बिल्कुल भी ना हो। क्या हो, कोई बात नहीं कि इतनी आसानी से जो भी मतलब आप लोगों ने आपकी तैयारी में कमी रह गई होगी, इसीलिए इतने कम मार्क्स आए होंगे आपको। तो अपनी तैयारी जारी रखिए ट्रिक एकेडमी के साथ में। और अभी और भी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि हमारे जो मामा जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि वो 50,000 वैकेंसियाँ और देंगे। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, मजबूत कीजिए ट्रिक एकेडमी के साथ में। और जहाँ भी कमी रह गई होगी उस कमी को पूर्ति भी कीजिए आप। ठीक है, तो इसी आशा के साथ में कि कल के पेपर में जो पूछा गया था साइंस से, उसी के कुछ टॉपिक्स लेकर मैं आई हूँ ताकि आपके अगले पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि कल जो टॉपिक पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक में से आज भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हो सकता है 3 से 4 दिन या हो सकता है 4 से 5 दिन वही टॉपिक चलते रहेंगे आपके। तो इसीलिए आप जुड़े रहें ट्रिक एकेडमी के साथ में और नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जंतु जगत पादप जगत का वर्गीकरण। कल मैंने आपको पादपों में प्रजनन बताया था कि प्रजनन कितने प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रकार का जो प्रजनन होता है उसके 4 प्रकार थे: कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। ठीक है, और दूसरा जो था लैंगिक प्रजनन, उसके अंतर्गत केवल एक ही प्रक्रिया थी जिसका नाम था पॉलिनेशन या परागण। परागण भी 2 प्रकार से था, कि स्वतः परागण था और पर परागण था। मैंने आपको कल पूरी डिटेल में पढ़ा दिया था वो। आज मैं आपके सामने पादप जगत का वर्गीकरण लेकर आई हूँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पादप जगत में से जो थेलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, ट्रिक्योफाइटा होते हैं, वो किस प्रकार से विभाजित हैं और कौन से पादप इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पादप जगत के वर्गीकरण की। हेडिंग डालिए आप, पादप जगत का वर्गीकरण। अब पादप जगत का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक होता है थेलोफाइटा, थेलोफाइटा। दूसरा जो होता है वो है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा जो होता है वो है ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। थेलोफाइटा जो है ये सबसे पुराना जगत होता है पादपों का। तो थेलोफाइटा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? थेलोफाइटा में हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जल में। कहाँ पाए जाते हैं ये जल में पाए जाते हैं। यह जलीय होते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं, यह जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है उभयचर पादप। उभयचर या पादपों का क्या कहा जाता है? इनको पादप वर्ग का उभयचर, पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है इन्हें।
उसके बाद जो ट्रेकियोफाइटा होते हैं, ट्रेकियोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं, तो यह स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये स्थल पर पाए जाते हैं। थेलोफाइटा जो होते हैं ये अविकसित होते हैं, यह अविकसित होते हैं। क्यों होते हैं अविकसित, क्योंकि इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है, मतलब नहीं पाए जाते हैं ये, इसलिए ये कैसे होते हैं, ये अविकसित होते हैं, अभाव होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनमें पत्ती और तना नहीं पाया जाता है, पत्ती और तना नहीं पाया जाता है, नहीं पाए जाते। इनमें क्या पाया जाते हैं, क्या पाया जाता है, इनमें बालनुमा संरचना पाई जाती है, बालनुमा संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जिसे रिजोइड या यूलोथ कहा जाता है, यूलोथ कहा जाता है। और इनमें कोई बीज निर्माण, इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, यूलोथ। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्रिप्टोगेमस कहा जाता है, क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। हम इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। इन्हें क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पादप जो होते हैं पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, कौन से अर्ध विकसित। कैसे होते हैं ये, अर्ध विकसित होते हैं। यहाँ पर लिख लेना ये कैसे होते हैं, ये अर्ध विकसित, अर्ध विकसित। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा जो होते हैं ये पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। क्यों होते हैं पूर्ण विकसित, क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं, जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। ट्रेकियोफाइटा को आगे चलकर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहले का नाम जो है वो है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दूसरा जो है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तीसरा जो है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हिंदी में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको कहा जाता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। और इसको कहा जाता है आवृत बीजी, आवृत बीजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्गीकरण है किसका, पादप जगत का। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण दिख देते हैं इसके कि थेलोफाइटा के उदाहरण क्या है। थेलोफाइटा के उदाहरण है शैवाल, शैवाल, मर्केशिया, मर्केशिया, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और कारा। ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो ये थेलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, मर्केशिया। मर्केशिया और स्पाइरोगायरा काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, ये किसके उदाहरण है, तो ये उदाहरण है किसके, थेलोफाइटा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा
जिसमें कोई पत्ती नहीं पाई जाती है, कोई तना नहीं पाया जाता है, केवल एक संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है यूलोथ या रिजोइट कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या है, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। और इसके उदाहरण क्या है, फ्यूनेरिया और मार्केशिया। मार्केशिया जो है इसका उदाहरण नहीं आएगा। मार्केशिया उदाहरण ब्रायोफाइट। उदाहरण लिख लीजिए, पैगनम या और क्या था, मार्केशिया। मार्केशिया, मार्केशिया, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। एंथ्रोसिस, एंथ्रोसिस भी किसका उदाहरण है, सॉरी, एंथ्रेसिस और प्यूनेरिया। प्यूनेरिया ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। ट्रेकियोफाइटा जो होता है ये स्थल पर पाए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। आगे चलकर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बताया गया है कि जो टेरिडोफाइटा होता है इसकी पत्ती जो होती है कैसी होती है, शंखनुमा होती है। इसकी पत्ती कैसी होती है, शंखनुमा। पत्ती इसकी कैसी होती है, शंख नुमा। लकड़ी इसकी मुलायम होती है, मुलायम लकड़ी। उदाहरण लिख लीजिए इसके, उदाहरण क्या क्या आएंगे, तो इसके उदाहरण आप नोट कर लीजिए क्या क्या आएंगे। ये भी बीज का निर्माण नहीं करते हैं। ल्यूकोपोडियम, ल्यूकोपोडियम, फर्न, ल्यूकोपोडियम और फर्न। जिम्नोस्पर्म ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये अनावृत बीज, इनकी भी लकड़ी मुलायम होती है। ये सदाबहार होते हैं। किसे होते हैं ये, सदाबहार, सदाबहार, सदाबहार होते हैं, ठीक है। उस क्या होती है, मुलायम लकड़ी होती है इनकी। और ये कैसे होते हैं, शंकुधारी होते हैं, शंकुधारी। और इनका उदाहरण जो है, उदाहरण इसका क्या आएगा, देवदार, देवदार और चीड़, ये इसके उदाहरण है। एंजियोस्पर्म जो होता है, एंजियोस्पर्म को आगे चलकर 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 2 भागों में विभाजित किया गया है एंजियोस्पर्म को। पहला जो है, दिखाई नहीं दे रहा है ये, पहला जो है एक बीजपत्री और दूसरा जो है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को कहा जाता है मोनोकोट और द्विबीजपत्री को कहा जाता है डाइकोट, ठीक है। एक बीजपत्री जिसके अंतर्गत जिसको विभाजित नहीं किया जाता है उसको एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गेहूं, गेहूं को क्या आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसका जो कवर होता है पूरे के ऊपर कवर होता है, आप उसके छिलका हटाकर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप चने की बात करते हो तो चने के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को आप हटाकर उसको डिवाइड कर सकते हो। यानी कि जितने भी प्रकार की दालें आती है उस किसके अंतर्गत आएगी, वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगी। और एक बीजपत्री में क्या क्या आएगा, गेहूं आएगा, चावल आएगा और क्या आएगा, गन्ना। क्या आएगा, गेहूं, चावल और गन्ना, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब आते हैं। बांस, बांस भी किस में आएगा, एक बीजपत्री में आएगा। उसके बाद में द्विबीजपत्री में क्या आएगा, सभी प्रकार की सब्जियां, फल और क्या आएगा इसमें, इनकी पत्तियां जो होती है, पत्तियों के आधार पर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बीजपत्री की पत्तियां कैसी होती है और द्विबीजपत्री की पत्तियां कैसी होती है। तो एक बीजपत्री की जो पत्ती होती है, इसकी पत्ती कैसी होती है, पत्ती होती है लंबी, इसकी पत्ती कैसी होती है, लंबी। और इसकी द्विबीजपत्री की कैसी होती है, चौड़ी, ठीक है, कैसी होती है, चौड़ी। उदाहरण लिख लीजिए आप इनके। इसका जो उदाहरण है वो क्या आएगा, मूव कर लेते हैं थोड़ा इसको और।
उदाहरण में लिखिएगा आप गेहूं, सभी धान, में चावल भी आ जाएगा, सभी धान, बांस और गन्ना। ठीक है, द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या आएगा, इसके उदाहरण लिखिए आप सभी दालें, सभी दालें द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मूंग, मूंग अगर आप मूंग को आप डिवाइड कर सकते हो, तुअर को आप डिवाइड कर सकते हो, उसके साथ में आप मसूर को भी डिवाइड कर सकते हो, उड़द को भी डिवाइड कर सकते हो, तो वो किस में आते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो द्विबीजपत्री, मतलब दो भागों में विभाजित जिसको हम कर सकते हैं वो द्विबीजपत्री कहलाता है। पत्तियों के आधार पर इनका प्रश्न पूछा जाता है कि एक बीजपत्री में किस प्रकार की पत्तियां होती है, तो इनकी पत्तियां लंबी होती, गेहूं में देखे ही होंगे आपने कि लंबी लंबी पत्तियां होती है, और द्विबीजपत्री यानी कि चने की पत्तियां आपने देखी होगी चौड़ी होती है, वो तो चौड़ी होती है। ठीक है, सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जियां, ये सब किस में आते हैं, ये सभी आते हैं किसमें, द्विबीजपत्री में। देखिए मैंने आपको पूरा एक चार्ट के थ्रू ही आपको बता दिया है कि पादपों का पादप जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया है तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको मतलब नहीं आए पेपर में। ठीक है, थैलोफाइटा जलीय होते हैं, अविकसित होते हैं, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती हैं, अभाव होता है क्योंकि उनका। उदाहरण के लिए शैवाल है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा और कायरा, ये वाला जो उदाहरण है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और शैवाल पूछा जाता है ज़्यादा कि शैवाल किस प्रकार के पादप के अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं, या स्पाइरोगायरा क्या है, तो एक प्रकार के पादप है। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा को पादपों का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये स्थल और जल दोनों जगह पाए जाते हैं और ये अर्ध विकसित होते हैं। इनमें एक बालनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, यूलोथ कहा जाता है और राइजोट कहा जाता है। इनमें बीज नहीं पाए जाते, ये बीज का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। पैग्नम, रिकिया, मार्केशिया, एंथ्रेसिस या फ्यूनेरिया इसके सारे के सारे उदाहरण हैं। तो उदाहरण पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप उदाहरण पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ट्रैकियोफाइटा ये स्थल पर पाए जाते हैं और इसमें पादपों के सभी भाग पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्ती सभी कुछ पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पूर्ण रूप से विकसित कहा जाता है। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा को आगे चलकर फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जिनको अनावृतबीजी कहा जाता है, और तीसरा है आवृतबीजी। आवृतबीजी को आगे चलकर फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। तो ये सदाबहार होते हैं, कौन से, अनावृतबीजी। इनके जो पेड़ होते हैं वो शंकुधारी होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। टेरिडोफाइटा में जो पत्तियां होती है या जो टहनियां होती है वो शंखनुमा संरचना में पाई जाती है, या शंख नहीं, पंखनुमा। ठीक है, किस पंख आएगा यहाँ पर, पंखनुमा। पंखनुमा संरचना में पाई जाती है, इनकी लकड़ियां मुलायम होती है, और उदाहरण यहाँ पर दे रखा है ल्यूकोपोडियम और फर्न। ठीक है, उसके बाद अनावृतबीजी के उदाहरण है देवदार और चीड़ के पौधे, पेड़। उसके बाद में गेहूं या सभी प्रकार के जो धान हैं, बांस हैं, गन्ना है, ये सब किस में आते हैं, एक बीजपत्री में आते हैं। और सभी प्रकार के फल सब्जियां जो है वो किस में आते हैं, द्विबीजपत्री में आते हैं। सभी प्रकार की दालें भी किस में आती है, द्विबीजपत्री में आती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्जाम के लिए। किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने पढ़ा दिया है आपको, प्रजनन भी पढ़ा दिया है, पादपों का वर्गीकरण भी पढ़ा दिया है, जंतु जगत का वर्गीकरण भी पढ़ा दिया है। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना कीजिए और बने रहें ट्रिक एकेडमी के साथ में, क्योंकि हम डेली का एनालिसिस ले रहे हैं बच्चों के थ्रू और पूछे जा रहे हैं जो भी टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा, हम उसको एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि आपका क्विक रिविज़न हो सके, और अगर कोई चीज़ें आपसे छूट रही है उस टॉपिक की, तो आपकी वो चीज़ें यहाँ पर कवर हो सके। ठीक है, तो बने रहें आप ट्रिक एकेडमी के साथ में। जिनका भी कल पेपर हो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना पेपर अच्छे दें और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बिल्कुल भी ना घबराएं, एकदम फ्री माइंड होकर एग्जाम दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर को देखकर क्वेश्चन 1-2 नहीं आए और देखकर घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप थ्योरी वाले टॉपिक पहले कर लीजिए, जो भी आपको आता है आप टिक लगा लीजिए, उसके बाद आप मैथ्स रीजनिंग करना शुरू कीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो मैथ्स रीजनिंग के चक्कर में छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो बने रहें आप ट्रिक एकेडमी के साथ।
कल जिनका भी पेपर हो उनको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना अपना पेपर। जय हिंद साथियों।